आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्बिलिकल कोर्ड के बारे में कि अम्बिलिकल कोर्ड कैसे बनता है और ये बन करके क्या काम करता है और ये किस प्रकार मदर से फीटस में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे एमनियोन और एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग देखे थे कि ये जो इपिब्लास्ट सेल है वो एमनियोन को बनाया था। ये एमनियोन एक ट्रांसपेरेंट पतली लाइन थी, पतला मेम्ब्रेन था जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था। और ये फ्लूइड आया कहाँ से था? ये सबसे पहले ये जो एमनियोन मेम्ब्रेन है वो ही फ्लूइड सिक्रीट कर रहा था। ठीक। दूसरा, ये जो मदर है, मदर से जो अम्बिलिकल कोर्ड आ रहा था, इस अम्बिलिकल कोर्ड में बहुत सारा ब्लड वेसल्स था और इस ब्लड वेसल से हमेशा कुछ ना कुछ लीकेज होते रहता है। तो जिसके कारण ये लीक होकर के इस एरिया में आ गया था और यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया था और इसमें क्या प्रेजेंट था? हार्मोन और कुछ न्यूट्रिशन। दूसरा, तीसरा कि ये जो फीटस है, फीटस का लंग्स भी कुछ सिक्रीट करते रहता है जिसके कारण यहाँ पे फ्लूइड हुआ और साथ ही साथ इसका जो सेल है वो भी सैड होते रहता है और ये यहाँ पे आके जमा हो जाता है। ये तो फंक्शन देख लिए। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो फीटस है उस फ्लूइड को निगल लेता है। निगलने के बाद इस फ्लूइड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन होता है वो फीटस का सेल रख लेता है और क्या करता है, जो वेस्ट बच गया उसको बाहर भेज देता है। मतलब वो फीटस को दे देता है, फीटस की किडनी को दे देता है, फिर ये फीटस यूरिन रिलीज कर देती है इसी एरिया में, क्योंकि ये बाहर तो जाएगी नहीं यूरिन रिलीज करने के लिए, वो यहाँ पे रिलीज कर देती है। तो ये यूरिन क्या है? यूरिन में प्रेजेंट है यूरिया और क्रिएटिनिन। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन भी पाया जाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये इसका जो कलर होता है, हेल्दी कलर, वो होता है पेल येलोइश कलर। अगर इसके कलर में कुछ चेंज आ जाए तो हम पता कर सकते हैं कि इसे कौन-सा बीमारी है, इसे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर येलो कलर है, पेल येलोइश कलर है, तो ये हेल्दी है। अगर ये रेड कलर होता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि हो सकता है कि ये जो फीटस है, इसका कुछ इंटरनल ब्लीडिंग होगा, यहाँ पे ये कुछ डैमेज हो गया होगा। तो कुछ ब्लीडिंग या चोट लग जाने के कारण ये फीटस डैमेज हो गया, डैमेज होने के कारण यहाँ पे ब्लड जमा हो गया, जिसके कारण ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर। ठीक। तीसरा, ये ग्रीनिश कलर दिखने लग जाता है या फिर आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये गोल्डन कलर दिख जाता है, तो हो सकता है गोल्डन दिखता होगा। तो ये ग्रीन क्यों दिखता है? एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से क्या होता है कि मदर का जो इम्यून सिस्टम यहाँ इंटर कर जाता है ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू इस अम्बिलिकल कोर्ड से और इस फीटस के अंदर चले जाता है और इस फीटस को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इस फीटस को मारने लग जाता है, कहता है ये फॉरेन पार्टिकल कहाँ से आ गया, इसको मारो, इसको मारने लग जाता है। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि एक माँ और पिता दोनों के ब्लड में कुछ चेंज आने के कारण होता है। ठीक है, दोनों का ब्लड जब आपस में मिलता है तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के मदर का ये यहाँ से जाता है और इस फीटस को मारने लग जाता है। ये हम एक इसका स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें ही पढ़ेंगे, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या हुआ कि इसको मारने लग जाता है जिसके कारण यहाँ पे जो कलर होता है ये कैसा हो जाता है? ग्रीनिश कलर या फिर आप बोलिए गोल्डन कलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होकर के जो fetus का ब्लड है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ब्लड सेल्स को मारने लग जाता है। और ये ब्लड सेल्स क्या है? आरबीसी। ये आरबीसी टूटता है बिलिरुबिन बिल्वर्डिन में, तो ये जो बिलिरुबिन बिल्वर्डिन टूटता है तो ये थोड़ा ग्रीन कलर होता है जिसके कारण ये जो यहाँ का सरफेस है वो कैसा दिखने लग जाता है? ग्रीनिश कलर। थर्ड है कि इसमें ये जो कलर है कभी कभी ग्रीन कलर इसलिए भी दिख जाता है, इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये पोस्ट मैच्योरिटी है। तो पहला गोल्डन और ग्रीन दिखा मतलब आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, ब्लड डिसऑर्डर है। दूसरा कि जब ये ग्रीन दिखने लग जाए तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये जो फीटस है ये 9 मंथ से ज़्यादा का है। ठीक है, 9 मंथ से ज़्यादा का हो चुका है। तो आप ये पता कैसे करेंगे कि ग्रीन कलर, आप मान लीजिए आप फ्लूइड लिए, ठीक है, ये फ्लूइड लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाले और आपको दिख गया ग्रीन कलर। तो आप पता कैसे करेंगे कि ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है या फिर ये पोस्ट मैच्योरिटी का है, मतलब 9 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। तो सब साधारण सी बात है ना कि आप सबसे पहले देखेंगे कि जो मदर है उसका कंडीशन क्या है। आपको पता चल जाएगा कि ये 9 मंथ का है। ठीक है, ये मदर का कंडीशन देखेंगे, एब्डोमिनल साइज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 9 मंथ हो चुका है, 9 मंथ से ज़्यादा है। ये हुआ।
अगर इससे पता नहीं चल रहा है तो आप दूसरा क्या देखेंगे कि क्या दोनों का ब्लड ग्रुप मतलब मदर और फादर का ब्लड ग्रुप देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ, कि ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इस प्रकार पता लगाया जाता है कि हाँ, ये ब्लड डिसऑर्डर है या फिर पोस्ट मैच्योरिटी है। थर्ड आता है कि ये जो है, ये थोड़ा-सा ब्राउन कलर दिखने लग जाता है, ये फ्लूइड। तो ब्राउन क्यों दिखता है? ब्राउन अगर दिखने लग जाए मतलब समझ जाइए कि इस फीटस का डेथ हो चुका है। और नेक्स्ट होता है मेकोनियम। इसमें मेकोनियम पाया जाता है जिससे क्या होता है कि ये स्ट्रेस में चले जाता है। मेकोनियम क्या है? उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये जो फीटस है जब माँ के वूम में रहता है तब ये ना तो खाता है, मतलब ना तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, ना तो ये सांस लेता है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, ये सांस नहीं ले रहा है, क्यों? क्या ये जिंदा नहीं है? नहीं, ये रियलिटी है कि ये ऐसा कोई, ये दोनों में से कोई काम करता ही नहीं है। देखिए, आप खाना क्यों खाते हैं? आप खाना इसलिए खाते हैं, जो आप बड़ा-बड़ा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ताकि आपकी सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो। आप अपने सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खाना खाते हैं। आप जो भी खा रहे हैं वो क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जूस बना के निचोड़ करके जूस बना रहा है और वो जूस क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स में डाल रहा है। फिर वो ब्लड वेसल्स क्या करता है, वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? जहाँ-जहाँ सेल है वहाँ जाके उसको दे देता है। ठीक, अब वो सेल क्या करता है, इसको लेकर के अपना ग्रोथ कराता है, साइज़ बढ़ाता है, डेवलप करता है। ठीक, लेकिन जब आपको डायरेक्ट जूस ही दे दिया जाए ब्लड वेसल्स में तो डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जूस ही मिल रहा है, वो जूस डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जा रहा है, फिर वो ब्लड वेसल्स डायरेक्ट जाके आपके सेल में दे रहा है और सेल का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, चलाने के लिए फ़ोन और गाड़ी और घूमने के लिए पैसा दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको कमाने का ज़रूरत है? नहीं, आप क्यों कमाएँगे? आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उसी तरीक़ा से जब इसका सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, इस ब्लड वेसल्स में पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो जब न्यूट्रिशन जा रहा है, तो सेल की रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तो जब रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है। कोई ज़रूरत ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने का। और ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? हम साँस क्यों लेते हैं? ताकि ऑक्सीजन आए। जब यहाँ से ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो हम साँस नहीं लेंगे ना, ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये ना तो साँस लेता है, ना तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है। ठीक, मतलब एक्टिव क्या, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। फिर क्या होता है कि जब आप कुछ खाते हैं, जब आप खा रहे हैं, तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टमक है, वो कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जब खाना ही नहीं खा रहा है, फीटस मुँह से कुछ ले ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जो भी सीक्रेट हो रहा है, वो जाके जमा रहेगा, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहा था कि अब खाना आएगा, अब हम उसमें फ्लूइड मिलाएँगे, अपना जो भी सीक्रेशन है मिलाएँगे ताकि वो बड़ा पार्टिकल से छोटा-छोटा पार्टिकल्स में टूटे, जूस बने। लेकिन जूस तो बनाना है नहीं, तो वो सारा कहाँ जा रहा है? वो जाके जो भी सीक्रेशन निकल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका, जैसे कि पैनक्रियाज़ से, इंटेस्टाइन से, आपका बाइल से, है ना? गॉल ब्लैडर से, ये सब जो भी निकल रहा है, ये सब क्या कर रहा है, वो एक जगह जाके जमा हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब ये जमा हो जाता है, तो एक बार ये क्या होता है कि यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, वेस्ट बाहर आता है। तो जब वो वेस्ट बाहर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेकोनियम। मेकोनियम में ना तो फूड रहता है, ना तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ गंदा चीज़ रहता है, नहीं। वो आपका बाइल रहता है, इंटेस्टाइन का जूस वगैरह रहता है, पैनक्रियाटिक जूस रहता है, यही सब रहता है उसमें प्रेज़ेंट, इसलिए वो कैसा दिखता है आपको, ग्रीनिश कलर का। तो जब आपको इस फ्रूट में मेकोनियम प्रेज़ेंट मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस है, ठीक। तो ये क्या था, एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके कलर चेंज होने में क्या-क्या दिक्कत हो सकता है, ये हम पढ़े, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड सबसे पहले ये बना कैसे? हम लोग पढ़े थे कि फर्टिलाइज़ेशन में क्या हुआ कि ये कॉरियन बना था, है ना? एपिब्लास्ट बना था, फिर उसके बाद आपका पूरा फीटस बना था, फीटस से फिर क्या हुआ कि बाहर एक सेल था, ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, है ना? ट्रोपोब्लास्ट था, सिंसियर ट्रोपोब्लास्ट, फिर वो जाके कोरियन बनाया, फिर उसमें एक और लेयर आ गया था जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या होता है, साइड साइड से लग गया था, कुछ यहाँ पे जमा हो गया था, ऐसे करके लाइन बना दिया था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक पतली सी डंडी का सहारा। तो ये एक डंडी का सहारा हो गया, उसके बाद इस अम्बिलिकल ये जो यॉक सैक था, इस यॉक सैक से यहाँ पे हम लोग ऐसे देख रहे हैं
कि इनर सेलमस से इधर से निकला था एपिब्लास्ट और इधर से एक योक सेक निकला था जो काफी बड़ा था। तो इसी योक सेक से यहाँ से एक पतला सा ऐसे निकल जाता है, ठीक, और इससे यहाँ फीटस बन रहा था, हाँ, यहाँ पे फीटस बन रहा है। तो ये क्या हुआ, इसी योक सेक का कुछ सेल ऐसे निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलेंटॉइड, ठीक है। ये एलेंटॉइड और यहाँ पे एक्सट्राइम्ब्रोनिक मेसोडर्म का जो एक पतला सा डंडी जमा हो गया था, लेयर जमा हो गया था, उसे हम क्या बोलते थे, अम्लाइकल। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, अम्लाइकल कोट, ठीक। ये दोनों आपस में मिलकर के अम्लाइकल कोट बन गया। फिर ये अम्लाइकल कोट क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ते गया, ये समय के साथ साथ इसका भी साइज बड़ा होते गया, ठीक है, और एक लंबा जैसा बन गया। और ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें 2 आर्टरी 2 वेन, ठीक है। बाद में एक जो आपका वैन है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक। इसमें ये बड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ से मदर के इंडोमेट्रियम से ऐड होकर के क्या करता है, यहाँ से जो भी उसको न्यूट्रिशन लेना रहता है वो ले लेता है। तो ये हो गया एलेंटॉइड बॉली स्टॉक से मिल करके ये क्या बन गया, अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड को हम लोग कहते हैं फोनिकुलस अम्लाइकस भी, या फिर बर्थ कोड भी कह सकते हैं। बर्थ कोड इसलिए क्योंकि ये बर्थ तक ही रहता है, जैसे ये बाहर आता है इसे हम कट करके हटा देते हैं, ठीक। और इस जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, जिससे ये अम्लाइकल कोड बना हुआ था, इसका जो सेल है वो कुछ सिक्रीट करते रहता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ का होता है, जिसे हम कह देते हैं वाटसन जेली। ये इसलिए जरूरी है, ये जेली टाइप का है, चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ पे 2 आर्टरी 2 वैन है, या फिर आप कह दीजिए 2 आर्टरी 1 वैन है। और ये जो वैन आर्टरी है ये आपस में क्या हो, दबाए नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर रहता है, हो सकता है आपस में दबा जाए। ये यहाँ पे क्या करता है, इसको क्यूसन का काम करता है, ठीक, ताकि ये दोनों आर्टरी या वैन जो भी ब्लड वेसल से आपस में दबा करके रैप्चर ना हो जाए। दबने के कारण वो रैप्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये हो गया। फिर ये इसी ये जो अम्लाइकल कोड तो बन गया, और अम्लाइकल कोड में ब्लड वेसल्स कौन बना है, यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में दोनों ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, 2 आर्टरी 2 वेन का, जो कि एक डिसअपियर हो जाता है। फिर ये बन तो गया, तो ये बनने के बाद करेगा क्या, आपको पता है, ये बन के क्या कर रहा है, ये अम्लाइकल आपका, ये अम्लाइकल है, और ये सबसे पहले किससे कनेक्ट कर रहा है, एमनियोन से, दूसरा प्लासेंटा से। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एमनियोन और प्लासेंटा से कनेक्ट करता है, ठीक। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट है, आर्टरी और वैन, मतलब 2 आर्टरी और 1 वैन। ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट को रिमूव कर रहा है। यहाँ से न्यूट्रिशन जा रहा है, वेस्ट रिमूव हो रहा है। तो ये जो आर्टरी है, आर्टरी क्या करता है, फीटस से डीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट को मदर को दे देता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड लेता है और मदर को दे देता है। और वेन क्या करता है कि मदर से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो भी O2 है वो यहाँ से आ रहा है, फीटस को दे रहा है। ये इसका क्या है, फंक्शन। और ये इसका एक्चुअल में साइज होना कितना चाहिए, अम्लाइकल कोड है, इसका कुछ तो साइज होगा ना, या फिर कह दे कि बहुत बड़ा भी हो जाए तो अच्छा बात है, छोटा भी है तो अच्छा बात है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आपको पता है कि आपके बॉडी को सब चीज एक लेवल पे चाहिए होता है, ये इतना लेवल है, अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, अगर इससे कम हुआ तो भी दिक्कत है। उसी प्रकार ये अम्लाइकल कोड का भी एक साइज होता है, ठीक? इसका जो एक्चुअल साइज होना चाहिए 50 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और इसका जो थिकनेस है, मतलब डायमीटर या मोटाई, वो कितना होना चाहिए, 102 सेंटीमीटर। ये एक रोप जैसा है, मतलब रस्सी जैसा, या फिर बोल सकते हैं पाइप जैसा है। इस पाइप में 3 और एक्स्ट्रा पाइप ऐड है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी है। और ये क्या होता है, इससे आप प्रेगनेंसी वीक का भी पता लगाया जा सकता है। देखिए, ये जो अम्लाइकल कोड है, ये क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता जा रहा है, इसका साइज भी बढ़ रहा है, तो आप अम्लाइकल से पता कर सकते हैं ना कि हाँ प्रेगनेंसी कितना वीक का है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जिसका जो नापा जाता है लेंथ, तो ये अम्लाइकल कहाँ से रहता है, अम्लाइकल एरिया से, ठीक, अम्लाइकल कोड। और वो कहाँ से मेजर किया जाता है, आपके हेड से, मतलब फीटस के हेड से, फीटस के हेड से लेकर के बटक रीजन तक मेजर किया जाता है उसका, कि हाँ वो कितना लंबा हुआ है, क्या वो पूरे हेड तक पहुंच रहा है, या फिर आधा ही है, या फिर स्टमक तक ही है। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि ये प्रेगनेंसी कितने वीक का है। इसलिए वो जो मेजर किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं क्राउन ड्रम, ठीक है, क्राउन ड्रम मेजरमेंट का एक मेथड है। और अगर इसका मतलब क्राउन का मतलब हो गया हेड, ड्रम का मतलब हो गया बटक, इसका जो लेंथ है अगर ये 40 सेंटीमीटर से कम होता है तो क्या होगा कि फीटर को मूवमेंट में समस्या होगी, अगर इसका साइज कम हुआ तो मूव नहीं कर पाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर जो अम्लाइकल कोड है उसका साइज छोटा हो गया तो वो मूव नहीं करेगा, जो घूमना था, घूमना फिरना
नहीं हो पाएगा सही से। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो अच्छा है क्या? नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो हो सकता है कि लेबर आने से पहले, मतलब 9 मंथ पूरा होने से पहले वो नीचे की ओर आ जाए, ठीक है? नीचे की ओर आ जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, नीचे ही आ जाए, डिसेंड कर जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है कि वो प्रोलैप्स हो सकता है, आपस में मुड़ सकता है। बहुत बड़ा होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि ये जो है नकल नकल कोड भी हो सकता है। नकल कोड क्या होता है, ज़्यादा लंबा होगा तो उसके गर्दन में भी, मतलब मुड़ सकता है ना, वो गर्दन में भी फँस सकता है, तो उसको हम नकल कोड कहते हैं। तो ये देखें हम कि क्या इसका फंक्शन था और क्या इसका स्ट्रक्चर था, ठीक? और ये कैसे डेवलप हुआ, ठीक है? तो यही है अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड एक रोप जैसा होता है, ठीक है? ये सपोर्टिव है, फीटस को न्यूट्रिशन दे रहा है, ये सब इसका फंक्शन है। तो आप इसको एक बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब सब पढ़ा हुआ है। और ये जो पूरा बन के तैयार होता है कंप्लीट कितने वीक में, करीब, अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब 3 वीक से स्टार्ट होता है, 4 वीक तक में ये बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। और ये सारा क्लास एक दूसरे क्लास से रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप इससे पीछे वाला क्लास अटेंड कीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक? तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।